हेलो फ्रेंड्स। मैं एडवोकेट गौरव व्यास आपके अपने यूट्यूब चैनल लीगल अवेयरनेस एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान की उद्देशिका। इससे पहले हमने डिस्कस किया था संविधान सभा के ऊपर। आज हम डिस्कस करेंगे कि संविधान की उद्देशिका का उद्देश्य क्या था, क्या है संविधान की उद्देशिका। तो फ्रेंड्स, आइए उन सभी क्वेश्चंस को टारगेट करते हैं जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, हाई लेवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रियम्बल से बनते हैं। फ्रेंड्स, कॉन्स्टिट्यूशन की प्रियम्बल से कॉम्पिटिशन के लिए बहुत क्वेश्चंस बनते हैं और आजकल प्राय यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और तो और इस प्रकार के क्वेश्चंस भी आजकल पूछे जाने लगे हैं कि एक प्रियम्बल है, उस प्रियम्बल से एक सेट दे देंगे, बताइए इसमें से ये वर्ड कौन से क्रम का है। इस प्रकार से क्वेश्चंस एग्जामिनर के द्वारा आज पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरा मानना यह है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन को अच्छे से समझना चाहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की गहराई तक पहुंचना चाहते हैं, तो आपको प्रियम्बल बहुत अच्छे से पढ़नी होगी, उसको समझना होगा। और कॉम्पिटिशन लेवल से भी आप पढ़ रहे हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप किसी शॉर्टकट को ना अपनाते हुए प्रियम्बल को एज इट एज याद कर लें। 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, आखिर वो दिन आ ही जाएगा जब करते करते आपको प्रियम्बल याद हो जाएगी। फिर प्रियम्बल से कोई भी क्वेश्चन बनता है कॉम्पिटिशन्स के लिए तो आप उसका आंसर दे सकते हो। कोई कठिन कार्य नहीं है प्रियम्बल को रीड करना और उसको याद करना, बस ठान लिया जाए तो हो जाएगा। तो हम चलते हैं फ्रेंड्स प्रियम्बल की ओर, जानते हैं भारत के संविधान की प्रियम्बल को। जैसा कि कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट होने से पहले कॉन्स्टिट्यूशन को 22 भागों में डिवाइड किया गया और अनुच्छेद 1 से स्टार्ट होकर के ये 395 तक जाता है। तो फ्रेंड्स, ये जो प्रियम्बल है कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल स्टार्ट होने से पहले ही संविधान के प्रारंभ में दी गई है। वैसे तो हर एक अधिनियम की अपनी प्रियम्बल होती है, उद्देशिका होती है, लेकिन संविधान की उद्देशिका विशेष तौर पर लिखी गई है और उस उद्देशिका में संविधान के उद्देश्य को स्पष्ट रूप से वर्णित किया गया है। आइए जानते हैं। प्रियम्बल में सबसे पहला वर्ड आता है हम भारत के लोग। सबसे पहला वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन का कहें तो यही है, हम भारत के लोग। भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ये वर्ड आए। तो फ्रेंड्स, इसमें जो ये संप्रभु वर्ड आया है, इसका मतलब होता है, आप इन वर्डों को थोड़ा समझ लें, थोड़ा वीडियो को बीच में रोकें और समझें, फिर से उसे स्टार्ट करें। ये वर्ड ही इंपॉर्टेंट है, इन वर्डों से ही इन क्वेश्चंस एग्जाम्स के लिए बनते हैं। तो एक एक करके हम इन वर्ड्स को समझते हैं, इनका मीनिंग समझते हैं। फ्रेंड्स, प्रभुत्व संपन्न, इसका मतलब होता है कि कोई भी देश प्रभुत्व संपन्न तब कहलाता है जब वह अपनी विदेश नीति के मामले में स्वतंत्र हो, उसे अपने आंतरिक मामले और किसी विदेश से कोई संधि है, कोई करार है, कोई ट्रांजैक्शन इस प्रकार का किया जाता है इंटरनेशनल, तो उसे किसी की अथॉरिटी, अपने ऊपर किसी अथॉरिटी की आवश्यकता नहीं होती। वो स्वयं वो डिसीजन ले सकता है। वो विदेशों से अपने संबंध बना सकता है, विदेशों से अपने संबंध समाप्त कर सकता है और अपने आंतरिक मामलों में पूर्ण रूप से स्वतंत्र होता है। फ्रेंड्स, इसके बाद आता है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवाद। हम यहाँ बता दें कि कॉन्स्टिट्यूशन में 3 वर्ड, समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, ये शब्द 42nd अमेंडमेंट 1976 के द्वारा इंदिरा गांधी सरकार उस समय थी, उसके द्वारा इस कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड किए गए थे, जोड़े गए थे। और यह कॉन्स्टिट्यूशन की प्रियम्बल में सबसे पहला अमेंडमेंट था और अभी तक
कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, प्रियम्बल में ये पहला ही अमेंडमेंट है। फ्रेंड्स, समाजवाद, समाजवाद क्या होता है? समाजवाद का मतलब होता है कि उत्पादन के साधनों पर राज्य का स्वामित्व होता है, या यूं कहें कि इसमें राष्ट्रीयकरण की अहम भूमिका होती है। लेकिन इस पर एक केस है। सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेल वियर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1979 में केस डिसाइड किया था। इस केस में यह बताया कि राज्य समाजवाद के चलते प्राइवेट हितों की उपेक्षा नहीं कर सकता है, क्योंकि हमारे देश में एक सेक्टर ऐसा भी है, प्राइवेट वर्ग, जहां पर जिसे राष्ट्रीयकरण के नाम पर या समाजवाद के नाम पर उसका दोहन नहीं किया जा सकता, यानी कि उसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। एक्सेल वियर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1979 का केस है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसे डिसाइड किया गया। फ्रेंड्स, पंथ निरपेक्ष समाजवाद के बाद आते हैं पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है जिसका अपना कोई धर्म नहीं, उसके अंदर सभी धर्म के मानने वाले लोग होते हैं। तो ये वर्ड भी हमारे संविधान में नहीं था, इस वर्ड को भी जोड़ा गया था कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके। तो फ्रेंड्स, कहने का तात्पर्य यह है कि पंथ निरपेक्ष हमारे संविधान में चाहते संविधान निर्माता तो इन वर्णों को संविधान बनाते वक्त ही संविधान में समाविष्ट कर सकते थे, लेकिन उस टाइम क्यों नहीं किया? क्योंकि इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। तो फ्रेंड्स, 1976 में ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई थी कि इंदिरा गांधी सरकार को इन वर्ड इन सोशलिज्म और सेकुलरिज्म कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके जोड़ना पड़ा। ये एक राजनीतिक मुद्दा है। मैं तो कहूंगा इन वर्डों को हटना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन से। सोशलिज्म और सेकुलरिज्म ये वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन से हट जाना चाहिए, क्योंकि जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा होता है उस टाइम पर धर्म के नाम पर ही दो राष्ट्रों का बंटवारा होता है। तो फिर पाकिस्तान तो इस्लामिक राष्ट्र बन जाता है, लेकिन हिंदू जिसमें 80% से ऊपर हिंदू हैं, वो आज भी हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता है। ये एक विडंबना है। फ्रेंड्स, एक शिक्षक का ये दायित्व होता है कि वह समाज की आवाज बने और समाज में हो रहे गलत व्यवहार को लोगों की आवाज बन करके उसे बुलंद करे। ऐसा ही नहीं है कि हमने सिर्फ पढ़ा दिया और उतना कंटेंट्स लोगों को दे दिया, नहीं, जो गलत हुआ है उसको भी लोगों के सामने रखना चाहिए। तो फ्रेंड्स, हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन की लॉ लेक्चर सीरीज में आगे ऐसे ही बहुत से मुद्दों पर डिस्कस करेंगे जब आर्टिकल्स में आएंगे। तो समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक। लोकतंत्र का मतलब होता है जनता के द्वारा जनता के लिए शासन। इसमें सरकारें जनता के प्रति उत्तरदायी होती हैं। लोकतंत्र दो प्रकार के होते हैं, मुख्यतः प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था है। लोकतंत्रात्मक गणराज्य। गणराज्य क्या होता है? गणराज्य होता है कि इसमें वंशानुगत पद नहीं होता। इसमें जो देश का मुखिया होता है वो देश का हेड होता है और वो एक निश्चित काल के लिए चुना जाता है। उसके बाद वो चुनाव के द्वारा दूसरा कोई व्यक्ति आता है। लेकिन इसमें वंशानुगत राजाशाही को समाप्त कर दिया गया है, इसलिए इसे गणतंत्र कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, बार बार रिपीट करते हैं, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। इसके बाद आता है 3 प्रकार के न्याय आते हैं इस कॉन्स्टिट्यूशन में, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। ये पूछ सकते हैं कि सबसे पहले कौन सा न्याय है कॉन्स्टिट्यूशन। हालांकि इन चीजों से कोई क्रम से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन स्टूडेंट्स को कॉम्पिटिशन्स में घुमाने के लिए इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। तो आपको ये सीक्वेंस से याद रखना होगा कि पहले सामाजिक, फिर आर्थिक, फिर राजनीतिक। तो 3 प्रकार के न्याय हैं, 5 प्रकार की स्वतंत्रता है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म एवं उपासना। इन 5 प्रकार की स्वतंत्रता को संविधान के उद्देश्य का बताती है। हमारे संविधान को आगे चल करके इन्हीं स्ट्रक्चर पर खड़ा करना था, इसलिए इस प्रकार के शब्दों को संविधान निर्माताओं ने संविधान के उद्देशिका में समाविष्ट किया। 5 प्रकार की स्वतंत्रता हो गई, 3 प्रकार के न्याय हो गए, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, संप्रभु शक्ति, ये हमारी व्यवस्था हो गई, एक देश का स्ट्रक्चर ऐसा। इसके बाद आते हैं हम
प्रतिष्ठा एवं अवसर की समता, सभी के लिए समान अवसर होंगे, सभी के लिए सरकार के द्वारा समान व्यवहार किया जाएगा। लेकिन आर्टिकल 14 में समान वर्गीकरण का वर्णन किया गया है, क्लासिफिकेशन, वर्ग क्लासिफिकेशन का वर्णन किया गया है। ये जब पहुंचेंगे आर्टिकल पर तब डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। उसके बाद इंपॉर्टेंट बात आती है, प्रतिष्ठा एवं अवसर की समता के बाद आता है कि उन सब में, ये सब तो हैं, लेकिन उन सब में यहाँ सिनेरियो चेंज हो रहा है और गंभीरता पर ध्यान दीजिए। उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली, यानी कि हर व्यक्ति इस देश के अंदर गरिमापूर्ण तरीके से जीने के लिए संविधान के द्वारा गारंटी किया गया है। फ्रेंड्स, आज हम देख रहे हैं सैन्य बलों, सरकार के जो फोर्सेस हैं, किस प्रकार का व्यवहार किया जाता है लोगों के साथ में, किस प्रकार उनको इंसल्टेड किया जाता है, किस प्रकार उनकी पिटाई लगाई जाती है और भरे बाजार में, चौराहों पर उनको पनिश किया जाता है, उनसे दंड बैठक, उठक बैठक लगवाई जाती है। ये अगेंस्ट है, एंटी है, एंटी एक्ट है ये कॉन्स्टिट्यूशंस के। ये ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन लोगों को इतनी समझ नहीं है, अवेयर नहीं है, वो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं है, इसलिए उसकी आवाज को बुलंद नहीं कर सकते हैं। जबकि कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 21 इस बात की हमें गारंटी देता है कि हमें गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है देश के अंदर। लेकिन फ्रेंड्स, ऐसा नहीं होता। आप आवाज बुलंद कीजिए, आप अपनी आवाज पहुंचाइए, उचित प्राधिकारियों तक पहुंचाइए, आपकी सुनवाई होगी, क्योंकि आपको ये अधिकार संविधान के द्वारा प्रदत्त है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी ऑफिसर, कोई भी अफसर सरकार का आपके डिग्निटी को हर्ट नहीं कर सकता है। यदि वो आपकी डिग्निटी को हर्ट करता है तो इसकी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सरकार उसे ऐसा करने के लिए नहीं बोलती, और उसका दंड उसे मिलेगा यदि आप आगे कदम बढ़ाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता हो गई, एकता बनाए रखने के लिए। और अखंडता वर्ड भी 42nd अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया। अखंडता का मतलब होता है कि पृथकवादी शक्तियों को रोकने के लिए, देश को बांटने से रोकने के लिए इस वर्ड को यूज किया जाता है। इसीलिए हमारा आर्टिकल 1 जो कि ये कहता है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा, यूनियन टेरिटरी होगी, ये इसी बात को बताता है। अखंडता शब्द आर्टिकल 1 पर आधारित है। तो फ्रेंड्स, अखंडता को भी इसलिए जोड़ा गया कि देश का ऐसी शक्तियों का दमन किया जाए, उनको रोका जाए, और ये देश की कॉन्स्टिट्यूशंस की प्रेम्बल में ऐसा इसलिए है कि कोई भी व्यक्ति देश के साथ में देश को तोड़ने की बात ना कर सके। ये देश भारत अखंड है। फ्रेंड्स, अंततः तारीख आती है 26 नवंबर 1949, जब इस संविधान सभा को बना करके तैयार कर दिया गया था। संविधान सभा के द्वारा संविधान को बना करके तैयार कर दिया गया था, और उसी दिन संविधान के कुछ आर्टिकल्स को लागू भी कर दिया गया था। फ्रेंड्स, अब आते हैं हम लॉ केस पर। इंद्रू बेरी बारी का केस, आप इन दो केसेस को बड़ा अच्छे से माइंड में सेट कर लीजिए, बहुत सिंपल सी बात है। इंद्रू बेरी बारी का केसेस है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने संविधान को, उद्देशिका को संविधान का भाग नहीं माना है। इतनी सी बात याद करना है आपको। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में यह कहा कि संविधान की उद्देशिका, संविधान की भाषा यदि कहीं संदिग्ध है तो उसका निर्वचन करने में सहयोग दे सकती है। इसके अलावा संविधान की उद्देशिका संविधान का भाग नहीं है। इसके बाद फिर एक केस आता है, केशवनंद भारती का केस। इसमें केशवनंद भारती वर्सेस केरल राज्य का केस है 1973 का। इसमें इस